पारिस्थितिकी संतुलन में आर्द्रभूमि का महत्व। दक्षिणी दिल्ली में नीला हौज नामक एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो 4 हेक्टेयर में फैला है। यह पहले ताजी पानी की झील हुआ करती थी जिसे दक्षिणी दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति की जाती थी। कालांतर में यह तीव्र नगरीयकरण और नगरीय अपशिष्ट के कारण डंपिंग ग्राउंड में बदली जा चुकी है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार दबाव बनाने के कारण 2015 में पुनर्जीवित करने का प्रयास आरंभ किए गए। 2016 में इसी नीला हौज व आसपास के करीब 10 एकड़ क्षेत्र में नीला हौज बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की गई। वर्तमान में यह एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है जो जैविक उपचार विधि से सीवेज जल को शुद्ध करके इसे आगे झील में भेजती है, जो और भी आगे संजय वन क्षेत्र तक जाती है। कृत्रिम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तुलना में न केवल यह अधिक विश्वसनीय और सक्षम है बल्कि अधिक सस्ता है भी। यह शून्य ऊर्जा व्यय करते हुए लगभग 10 लाख लीटर सीवेज जल का प्रतिदिन शुद्धिकरण करता है, जिसके फलस्वरूप निरसित जल में बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर तक होती है। इस प्रकार यदि वनों को हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं तो आर्द्रभूमियों को पृथ्वी की किडनी कहना सर्वथा उचित है। आर्द्रभूमि की परिभाषा कई प्रकार से दी जाती है। 1971 के प्रसिद्ध रामसर कन्वेंशन के अनुसार जलीय व स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो दीर्घावधि में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से खारे या ताजे जल से भरा हुआ अथवा जल से संतृप्त हो आर्द्रभूमि कहा जाता है, जिसमें समुद्र तटीय भाग भी शामिल है जहां लघु ज्वार की स्थिति में जल की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो। हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसी कन्वेंशन में रामसर स्थल को भी चिन्हित करने की परिकल्पना की गई थी जहां विश्व में पारिस्थितिकीय रूप से अति महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों की पहचान कर उनके संरक्षण हेतु विशेष प्रयास करने पर बल दिया गया था। आर्द्रभूमियां विश्व के हर देश और लगभग प्रत्येक जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में लगभग 4.6% भूभाग आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आता है, जो करीब 15.25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। देश में 49 महत्वपूर्ण रामसर स्थल चिन्हित किए गए हैं, जो 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक भाग में फैले हैं। विश्व में लगभग 2400 रामसर स्थल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। वर्तमान में भारत सहित विश्व के सभी देश आर्द्रभूमियों के संरक्षण व संवर्धन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ये आर्द्रभूमियाँ, जिन्हें पहले वेस्टलैंड व्यर्थ भूमि कहा जाता था, वर्तमान में पारिस्थितिकीय समस्याओं से निपटने हेतु वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा सर्वाधिक कारगर अस्त्र के रूप में देखी जा रही हैं। वैज्ञानिकों के मध्य अब यह बात काफ़ी प्रमुखता से की जाती है कि विश्व में विकराल रूप धारण कर रही पर्यावरणीय समस्याओं का निदान वास्तव में स्वयं प्रकृति में ही मौजूद है। इस धारणा का आशय वास्तव में इन आर्द्रभूमियों से होता है। इसके पीछे उत्तरदायी व प्रमुख पारिस्थितिकीय लाभ हैं जो इन आर्द्रभूमियों से प्राप्त होते हैं। जल शुद्धिकरण। आर्द्रभूमियाँ पर्यावरण में शानदार प्राकृतिक फिल्टर की तरह कार्य करती हैं। वे अवसादों को रोकती हैं और जल में मौजूद संदूषकों को जैव उपचार विधि से अवशोषित करती हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण भारत में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि क्षेत्र है। यह विश्व का विशालतम प्राकृतिक जल शोधन क्षेत्र है जो 125 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और वास्तव में कई छोटी बड़ी प्राकृतिक व कृत्रिम झीलें, तालाब और कृषि भूमियाँ का एक जटिल नेटवर्क है। यह 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले कोलकाता शहर में कुल सीवेज के 1/3 भाग का शोधन प्रतिदिन करता है तथा प्राप्त जल का इस्तेमाल कृषि कार्यों व मछली पालन में किया जाता है। यह विश्व का विशालतम सीवेज जल आधारित मत्स्य पालन क्षेत्र भी है। इसी कार्य को करने हेतु करोड़ों रुपयों की लागत से बने कृत्रिम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और उसमें व्यय होने वाले लाखों यूनिट बिजली का यदि हिसाब किया जाए तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि का कितना अधिक महत्व है यह आंका जा सकता है। श्रीलंका में कोलंबो शहर में स्थित तलंगामा आर्द्रभूमि भी इसी प्रकार की भूमिका अदा करती है।
वह शहर की जीवन रेखा की तरह कार्य करती है। 2018 में कोलंबो विश्व का प्रथम राजधानी शहर बना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया। अब तक रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 18 ऐसे शहरों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने अपनी आर्द्रभूमियों को बचाने और उन्हें और भी अधिक स्वच्छ बनाने के लिए असाधारण प्रयास किए हैं। अतिरिक्त जल संग्रह। आर्द्रभूमियाँ एक बृहत स्पंज की तरह कार्य करती हैं, जो अतिरिक्त जल को संग्रहित कर लेती हैं और शुष्क मौसम में जब जल की कमी हो जाती है वे धीरे धीरे उस अतिरिक्त जल को पारितंत्र में वापस छोड़ते हैं। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध रालेगढ़ सिद्ध जल संरक्षण मॉडल आर्द्रभूमियों के इसी गुण पर आधारित है, जिसके जरिए उस क्षेत्र में सूखे की समस्या का सामना सफलतापूर्वक किया गया। बाढ़ और मृदा अपरदन पर नियंत्रण। आर्द्रभूमियाँ बाढ़ की रोकथाम और मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। बाढ़ या अधिक वर्षा की स्थिति जब नदियों के तटबंध क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तब ये आर्द्रभूमियाँ जल की अधिक मात्रा अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, जिससे बाढ़ का फैलाव अधिक नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त आर्द्रभूमि की वनस्पतियाँ भी अपने जड़ों के कारण मृदा अपरदन को रोकती हैं। भूजल स्तर में वृद्धि। आर्द्रभूमि और उनकी वनस्पतियाँ भूजल संरक्षण व संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इनकी यह भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहाँ वे कृषि का प्रमुख आधार बनती हैं। हमारे गांव में कहावत है कि एक तालाब कई कुइयों को जिंदा रखता है। इसके पीछे आर्द्रभूमियों का यही गुण उत्तरदायी है। खाद्य श्रृंखला में विविधता व संतुलन। आर्द्रभूमियों के उथले जल में उच्च मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे नवजात हरे पौधों, नवजात मछलियाँ, नवजात उभयचरों आदि का प्रमुख भोजन होते हैं। ये सूक्ष्म जीव ही आर्द्रभूमि पारितंत्र का आधार हैं, जिसके कारण खाद्य श्रृंखला में विविधता व स्थायित्व बना रहता है। भू जैव रासायनिक चक्रों में बड़ी भूमिका। आर्द्रभूमियाँ अपने उथले जल में मौजूद अधिक पोषक तत्वों के कारण भू जैव रासायनिक चक्रों, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र आदि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा पर्यावरण में इनके संतुलन बनाए रखती हैं। जैव विविधता हेतु अति महत्वपूर्ण। आर्द्रभूमियाँ विश्व की सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्रों में गिनी जाती हैं। विश्व की लगभग 40% जीव प्रजातियों का मूल आवास आर्द्रभूमियाँ हैं। विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का करीब 60% हिस्सा भी आर्द्रभूमियों से ही आता है। कार्बन सिंक के रूप में महत्वपूर्ण। हाल के वर्षों में जब जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान अत्यधिक विकराल समस्या के तौर पर सामने आ रहे हैं, आर्द्रभूमियाँ ही की कार्बन सिंक के रूप में भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। आर्द्रभूमियाँ अपनी वनस्पतियों और मिट्टी के भीतर कार्बन की विशाल मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। विश्व के 12% कार्बन को, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। समुद्र तटीय आर्द्रभूमि क्षेत्रों को ब्लू कार्बन इकोसिस्टम भी कहते हैं, जो कार्बन अवशोषण में अहम भूमिका निभाते हैं। तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा सुरक्षा बैरियर। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये आर्द्रभूमियाँ तथा इनकी वनस्पति संपदा वास्तव में समुद्री लहरों से होने वाले भूमि कटाव, चक्रवाती तूफानों, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कुप्रभावों को कम करने में मददगार सिद्ध होती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में 2004 की सुनामी के बाद विशेषतः तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों के विस्तार पर अधिक बल दिया गया है, जिसके पीछे अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। भारत में विशेष रूप से पूर्वी तटीय भागों में मैंग्रोव्स वनों का विस्तार उसी उद्देश्य से किया जा रहा है क्योंकि देश का यह भाग प्रायः चक्रवर्ती तूफानों में प्रभावित रहता है। मानव समुदाय के लिए आर्थिक महत्व। विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का 2/3 भाग आर्द्रभूमियाँ उत्पादित करती हैं। कृषि व अन्य कृषि गतिविधियों को शामिल किए जाए तो विश्व की लगभग 1 अरब से अधिक आबादी अपनी आजीविका हेतु इन पर निर्भर है। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि तंत्र लगभग 20,000 से अधिक लोगों को आजीविका के साधन प्रदान करती है। विकासशील देशों में आर्द्रभूमि क्षेत्रों में विशेषकर चावल की खेती और मत्स्य पालन बड़े पैमानों पर होते हैं। भारत व बांग्लादेश में फैला सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र इसका एक सुंदर उदाहरण है, जहां चावल व जूट की काफ़ी अधिक उपज होती है। आर्द्रभूमियों के सम्मुख संकट। आर्द्रभूमियों के पर्यावरण व मनुष्यों के लिए इतने अधिक लाभप्रद होने के बाद भी एक सत्य है कि वर्तमान में विश्व की अधिकांश आर्द्रभूमियाँ संकटग्रस्त दशा में हैं। इनके नष्ट होने की दर वर्तमान में होने वाले विनाश के दर से 3 गुना है।
ग्लोबल वेटलैंड आउटलेट के अनुसार पिछले सिर्फ 40 वर्षों में विश्व की 40% से अधिक आर्द्र भूमियाँ समाप्त हो चुकी हैं और इनके नष्ट होने की दर वर्ष 2000 के बाद बेतहाशा बढ़ी है। वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया के अनुसार भारत में पिछले 30 वर्षों में 30% से अधिक आर्द्र भूमियाँ समाप्त हो चुकी हैं। महानगरों में मुंबई की 71%, दिल्ली की 40%, सिटी ऑफ लेक्स कहे जाने वाले बेंगलुरु की 57% आर्द्र भूमियाँ अपनी वजूद खो चुकी हैं। आर्द्र भूमियों के इस विनाश के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी हैं। जनसंख्या वृद्धि, अनियोजित शहरीकरण व भूमि उपयोग में परिवर्तन। पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ नगरों की संख्या में भी 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसका कुप्रभाव आर्द्रभूमि क्षेत्रों पर पड़ा है। बिहार की कांवड़ ताल झील, जो कभी एशिया में ताजे पानी की विशालतम गोखुर झील हुआ करती थी, वर्तमान में अपने मूल आकार का मात्र 1/3 रह गई है। कृषि में रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ा है, जिसने पोषण जैसे कुप्रभावों के चलते आर्द्र भूमि को नष्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। औद्योगिक प्रदूषण, हानिकारक औद्योगिक प्रदूषणों, बिना शोधन किए जहरीले कचरे आदि के आर्द्र भूमियों में पहुंचने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आर्द्र भूमियाँ समाप्त हो रही हैं। बेंगलुरु की प्रसिद्ध बेंगलुरु झील में प्रदूषकों की मात्रा इतनी अधिक हो चुकी है कि वर्ष 2018 और 19 में झील में भीषण आग लगने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। निर्वनीकरण, लगातार बड़े पैमाने पर जारी वनीय विनाश के कारण मृदा अपरदन बढ़ रहा है, जिससे झीलों में गाद की समस्या बढ़ती जा रही है। कृषि भूमि क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण, बढ़ती आबादी के साथ साथ कृषि भूमि का क्षेत्रफल भी बढ़ा है और इसकी मार भी आर्द्र भूमि क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ी। अपवाह तंत्रों में जबरन बदलाव, जलीय क्षेत्रों में जलाभाव वाले क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल पहुँचाने के लिए नहरों के अधिक निर्माण करने और जलधाराओं का रुख मोड़ने के लिए क्षेत्रों के अपवाह तंत्र में परिवर्तन आया और आर्द्र भूमियों पर काफ़ी बुरा प्रभाव देखा गया है। आक्रमणकारी प्रजातियां, वर्तमान में आर्द्र भूमियों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। जीवों का आक्रमणकारी प्रजातियां जैसे कैटाफिश, साल्विनिया आदि, जहां स्थानीय प्रजातियों को समाप्त करते हुए अपनी संख्या तेजी से बढ़ रही है, जैव विविधता समाप्त कर रही है, वहीं पानी बहने के प्राकृतिक रास्तों को भी अवरुद्ध कर रही। जलवायु परिवर्तन, लगातार बढ़ता तापमान, वर्षा के पैटर्न में स्थैनिक व सामयिक बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति व तीव्रता, समुद्री जल स्तर का बढ़ना आदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आर्द्र भूमियों पर बेहद बुरा असर डाल रही हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्रों को नष्ट होने के कारण वहां मौजूद विशाल जीव समुदाय का प्राकृतिक आवास भी समाप्त होने और उन जीवों के लुप्त हो जाने की भी संभावना है। अतः यह कहा जाता है कि आर्द्र भूमियों द्वारा पर्यावरण को जो दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हैं, उन्हें देखते हुए हमें अपने लघुकालिक स्वार्थ को वरीयता नहीं देनी चाहिए, बल्कि अपनी आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन के अधिकाधिक प्रयास करने चाहिए। जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तापन की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।